हेलो साथियों, एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे साथियों अपन माइनर टेस्ट 5 की आंसर की के बारे में, या फिर अपन उसका विश्लेषण करने वाले हैं साथियों। आज का पहला सवाल आ जाता है कि चोल मंदिर कला की परिणति माने जाने वाले गंगेकोंड चोलपुरम मंदिर का निर्माण किस चोल शासक ने करवाया था? तो इसका जो सही आंसर रहेगा साथियों, राजेंद्र प्रथम के द्वारा इसका निर्माण करवाया जाता है साथियों। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। चोल अभिलेखों में गैर ब्राह्मण किसान भूस्वामियों की भूमि को कहा जाता था, तो इसको क्या कहा जाता साथियों? इसको कहा जाता था वेलन वगाई कहा जाता था साथियों। आगे बात करते हैं। निम्नलिखित रचना एवं रचनाकार का सही सुमेलित नहीं है। तो देखो, इसके अंदर से बात करें, राजतरंगिणी है ना साथियों, ये किसकी आ जाती है? कल्हण की आती है। ठीक है, और यहाँ पर क्या बताया गया है? विल्हण बताया गया है। विल्हण की जो रचनाएं हैं उनके बारे में बात करें साथियों, कौन सी आती है? तो सबसे पहले जो आएगी वो आ जाते हैं कर्ण सुंदरी। कौन सी आएगी साथियों? कर्ण सुंदरी आएगी। ठीक है, और दूसरी आ जाती है चोर पंचाशिका। कौन सी आती है? तो यहाँ पर लिख सकते हो चोर पंचाशिका। ये दो इसकी रचनाएं आती हैं विल्हण की। तो अपना जो सही आंसर रहेगा ना साथियों, ऑप्शन नंबर 3 वाला सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कि अलवार भक्ति संतों के संबंध में निम्नलिखित में से असंगत कथन है। तो पहले बात करें तो ये भगवान विष्णु के उपासक थे, ठीक बात आ जाती है। दूसरा बात करें तो अंडाल नामक महिला संत को दक्षिण की मीरा कहा जाता है, ये बात भी सही आ जाती है। अलवार भक्ति संतों के गीत दिव्य प्रबंधनम में संकलित हैं, ये बात भी सही आती है। और नेक्स्ट बात की गई कि अलवार भक्ति संतों की संख्या 63 थी, ये बात यहाँ पर गलत आ जाती है। अलवार भक्ति संतों की जो संख्या थी ना साथियों, वो कितनी थी? 12 हुआ करती थी। कितनी थी? 12 थी। ये जो 63 थी ना साथियों, जो नयानार संतों की थी, किसकी थी साथियों? नयानार संतों की थी। तो यही अपना ऑप्शन सही रहेगा, 4th वाला। नेक्स्ट बात करते हैं। भारत के वंचित वर्ग का पहला कवि किसे कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है साथियों? याद रखना, चोखा मेला को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आता है साथियों कि कश्मीर में सूफीवाद के ऋषि पंथ की स्थापना किसने की थी? तो याद रखना, किसने की थी? शेख नूरुद्दीन वली के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं। किस सतलनकालीन शासक को इक्ता प्रणाली का जनक माना जाता है? तो किसको माना जाता है? इल्तुतमिश को माना जाता है साथियों। ठीक है, वैसे आपको जो मेरी इंडियन हिस्ट्री की क्लास चल रही थी ना, उसमें सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। आगे बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट आ जाता है कि मजबूत किलेबंद सैनिक बसाउट के उद्देश्य से बनाए जाने वाले गैरिसन शहरों का संस्थापक किसे माना जाता है? तो किसको माना जाता है? गयासुद्दीन बलबल को माना जाता है साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं। बाबर के काल में निर्मित मस्जिद नहीं है, तो कौन सी आ जाती है साथियों? ये जामा मस्जिद नहीं है। तो जामा मस्जिद किसके काल में बनी थी? तो साथियों, इसका जो निर्माण करवाया जाता है वो शाहजहाँ के द्वारा करवाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं। पोलज, परती, चरचर आदि थी, तो ये क्या थी साथियों? अकबर कालीन भूमि के प्रकार हुआ करते थे ये। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के काल में कृषि पर लगाया जाने वाला कर जो कृषि उपज का 50% था, तो साथियों इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा खराज रहेगा। जजिया कर क्या था साथियों? ये जो कर था ब्राह्मणों के ऊपर लगाया जाता था। और दूसरा बात करें जक़ात, ये कर क्या था कि धार्मिक कर हुआ करता था, 2.5% लगा करता था। खम्स के बारे में बात करें तो ये इस्लामिक कर हुआ करता था, जो संपत्ति का 5वां हिस्सा देना इसमें बताया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो किसके काल में आया था साथियों? ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के अंदर से आया था। कब आया था? याद रखना, 1333 ईस्वी के अंदर से आया था। नेक्स्ट बात करते हैं। कर्षण देवराय के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कथन है। तो पहला कथन देखते हैं कि दक्षिण भारतीय मंदिरों में भव्य गोपुरम बनाने का श्रेय इन्हीं को जाता है, ठीक बात आ जाती है। इन्हें तेलुगु भाषा में आमुक्त माल्यद नामक कृति की रचना की थी, ये बात भी सही आ जाती है। इन्होंने यवन राज्य की स्थापना करने वाला की उपाधि धारण की थी, ये बात भी सही आती है। नेक्स्ट आते कि हजारा राम मंदिर का निर्माण कर्षण देवराय ने करवाया था, ये बात यहाँ पर गलत आ जाती है। जो हजारा राम मंदिर का जो निर्माण है ना, विजयनगर का एक राजा था जिसका नाम आ जाता है साथियों क्या? देवराय।
देवराय सेकंड के द्वारा करवाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही रहेगा? फोर्थ ऑप्शन है वो यहाँ पर असत्य आ जाता है। दूसरा बात करते हैं नेक्स्ट आता है साथियों कि कमलापुरम जलाशय तथा हिरिया नहर के भग्नावशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? विजयनगर से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं 1833 के चार्टर अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित संबंधित कथनों की पहचान करनी है। तो बात की जाए कि 1833 के अंदर से क्या होता है कि इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। ठीक बात आ जाती है। दूसरा बात करें, इसे सेंट हेलेना अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। ये बात भी सही आ जाती है। दूसरा बात करें तो अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को विशुद्ध प्रशासनिक निकाय बनाया गया। ये बात भी सही आती है। अधिनियम के तहत भारतीय विधि आयोग का गठन किया। ये बात भी आपकी सही आती है, मतलब कि जो चारों के चारों जो ऑप्शन हैं वो आपके सही रहेंगे। 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर ये आपका सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों कि किस अधिनियम द्वारा भारत के राज्य सचिव का पद सर्जित कर उसे ब्रिटिश संसद के प्रति भारतीय मामलों में उत्तरदायी बनाया गया? तो इसका जो सही आंसर रहेगा भारत सरकार अधिनियम 1958 को बनाया गया। नेक्स्ट बात करते हैं किस अधिनियम द्वारा पहली बार ब्रिटिश औपनिवेशिक भारतीय प्रांतों के द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी? तो किस में की गई थी साथियों? ये याद रखना, सवाल इंपॉर्टेंट है, जरूर छप सकता है आपके लिए। तो भारत शासन अधिनियम 1919 को होता है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कि संविधान सभा में राजस्थान से एकमात्र निर्वाचित सदस्य थे। तो वो याद रखना, इसका जो सही आंसर रहेगा मुकुट बिहारी लाल भार्गव थे। नेक्स्ट बात करते हैं भारतीय संविधान के कौन से प्रावधान हैं जो अमेरिका संविधान से प्रेरित हैं? तो कौन से जाते हैं साथियों? एक तो स्वतंत्र न्यायपालिका जाती है और एक आ जाती है निर्वाचित राष्ट्र अध्यक्ष आ जाता है। ये दोनों के दोनों हैं सही। तो इसमें से 3 और 4 सही रहेगा। 3 और 4 ऑप्शन नंबर ये वाला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों भारत की संप्रभुता अंततः खालिस्तान में निहित है। तो किस में निहित है? जनता में निहित है साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रयोग पर तर्क संगत प्रतिबंध निम्न में से किन परिस्थितियों में लगाया जा सकता है? तो किस किस में लगाया जा सकता है? लोक व्यवस्था बिगड़ने पर लगाया जा सकता है, न्यायालय की अवमानना करने पर भी लगाया जा सकता है और अपराध उद्दीपन में भी लगाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 1 2 3 ये यहाँ पर सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं निम्न में से किस वाद में दिए गए निर्णय के बाद संविधान के अनुच्छेद 21 का विस्तार कर शिक्षा के अधिकार को इसमें शामिल किया गया है? तो साथियों इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा 19 कृष्णन वाद में शामिल किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं निम्न पर विचार कर सही कथन का उत्तर का चयन करना है अपने को। पहला कथन दे रखा है कि अनुच्छेद 16(2) के अनुसार राज्य के अधीन किसी नियोजन या फिर पद के संबंध में केवल धर्म, मूल्य, वंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, निवास या फिर इनमें से किसी के आधार पर न तो कोई नागरिक अपात्र होगा और न ही उसमें से विभेद किया जाएगा। ठीक बात आ जाती है। दूसरा बात करें कथन दे रखा है कि अनुच्छेद 16(3) के अनुसार संसद के विधि बनाकर निवास स्थान के आधार पर लोक नियोजन में प्राथमिकता दे सकती है। ये बात भी सही आती है। ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा? कथन 1 और 2 दोनों सही हैं आपके। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट दे रखा है कि भारत के संविधान के भाग 4 में अंतर्विशिष्ट प्रावधानों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो देखो इसमें से सही कथन के बारे में बात की गई है। यह प्रावधान न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है। ये बात यहाँ पर गलत आ जाती है। दूसरा बात करें साथियों तो दूसरा कौन सा आ जाता है यहाँ पर? यह प्रावधान सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करते हैं। ये बात यहाँ पर सही आती है। ये विधायिका के कर्तव्यों पर निर्बंधन लगाते हैं। तो ये बात यहाँ पर गलत आ जाती है। तो ऑप्शन नंबर 3 वाला सही रहेगा साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान में कौन सा नया अध्याय जोड़ा गया? तो वो मूल कर्तव्य जोड़ा गया साथियों। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं नीचे दिए गए कथन और कारण को ध्यान से पढ़कर सही उत्तर का चयन करना अपने को। तो कथन दिया गया है संविधान में संघ की कार्यपालिका शक्ति को राष्ट्रपति में निहित किया गया है। ठीक बात आ जाती है। दूसरा बात करें तो भारत का राष्ट्रपति राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। ये बात भी यहाँ पर सही आती है। तो दोनों के दोनों आपके सही हैं।
यहाँ पर कौन सा रहेगा साथियों, इसका जो सही आंसर रहेगा ए, आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट बात करते हैं, 2022 में राष्ट्रपति के निर्वाचन में राजस्थान विधानसभा के प्रत्येक सदस्य का मत मूल्य था, तो वो कितना था साथियों, 129 था साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल आया हुआ है RS प्री के अंदर से। नेक्स्ट बात करें, निम्न में से किन संस्थाओं का प्रधानमंत्री होता है, तो नीति आयोग का होता है, विश्व भारती का कुलपति भी होता है और राष्ट्रीय एकता परिषद, तीनों का होता है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा, चौथे वाला सही रहेगा साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दिया गया कि संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत धन विधेयक के अतिरिक्त किसी विधेयक पर गतिरोध होने की दशा में राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। इस बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, तो कौन करेगा साथियों, जो लोकसभा अध्यक्ष है वो करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दिया गया कि निम्न में से राज्यसभा के अन्य शक्तियों में शामिल नहीं है, तो देखो कौन सा नहीं है, राज्य सूची के किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित करना, ये बात यहाँ पर सही आती है, नहीं है वो पूछा गया है। दूसरा बात करें तो अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करना, ये बात भी सही आ जाती है। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने संबंधी प्रस्ताव सर्वप्रथम पेश करना, ये बात भी सही आ जाती है। और नेक्स्ट दिया गया है कि धन विधेयक को प्रस्तावित करना, ये बात यहाँ पर गलत आती है। नेक्स्ट बात करते हैं, जनहित याचिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर असंगत को पहचानिए। असंगत के बारे में पूछ रहा है। पहला बात करें तो इसके माध्यम से केवल सार्वजनिक हित से संबंधित मामला ही उठाया जा सकता है, ठीक बात आती है। प्रथम जनहित याचिका हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य थी, ये बात भी सही आ जाती है। दूसरा बात करें तो SC गुप्ता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में इसे आधिकारिक मान्यता दी गई थी, ये बात भी सही आ जाती है। जनहित याचिकाओं की शुरुआत 1996 में मानी जाती है, ये बात यहाँ पर गलत आता है साथियों, तो इसके अंदर से 1980 आएगा साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं, किस संविधान संशोधन विधेयक द्वारा लोकसभा, राज्य विधानसभा तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में महिलाओं को 1/3 आरक्षण प्रदान किया गया। अभी हाल ही में हुआ साथियों, 2023 के अंदर से 106वां संविधान संशोधन था, ठीक है। अब बात करें 105वां संविधान संशोधन साथियों, क्या था कि राज्यों को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने और सूची बनाने का अधिकार मिला था। दूसरा बात करें तो दूसरा कौन सा जाता है साथियों, दूसरा जाता है कि 107वां संविधान संशोधन। ये 107वां संविधान संशोधन कब होता है, 2007 में होता है साथियों। इसके अंदर से क्या था कि पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में गोरखा हिल्स काउंसिलिंग बनाने का प्रावधान इसमें दिया गया था। बात करें 99वां संविधान संशोधन 2014, ये क्या था कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए एक नई प्रणाली स्थापित करना बताया गया था इसमें, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, निम्नलिखित में से संविधानोत्तर संस्था कौन सी है, तो कौन सी आ जाती है साथियों, नीति आयोग है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते, नेक्स्ट सवाल दिया गया कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है जिसमें निम्न में से सदस्य हैं, तो कौन कौन होते हैं साथियों, एक तो गृह मंत्री होता है, दूसरा लोकसभा में विपक्ष का नेता, ये दोनों होते हैं। ऑप्शन नंबर पहले वाला आपका सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के आरंभिक क्षेत्राधिकार में शामिल है, तो वो कौन सा जाता है, देखो भारत सरकार और राज्यों के मध्य उत्पन्न विवाद है वो प्रारंभिक आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दे रखा कि राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा के साथ ही अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 का स्वतः निलंबन हो जाता है, ये बात सही है। दूसरा बात करें, अनुच्छेद 359 के प्रावधानों के अनुसार अनुच्छेद 20 और 21 में वर्णित मौलिक अधिकारों पर किसी भी दशा में निलंबन नहीं किया जा सकता, तो ये बात भी यहाँ पर सही आती है। ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों सही हैं आपके, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, नेक्स्ट आ जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय में किसी वाद में मूल ढांचे के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, तो किसके द्वारा किया गया साथियों, ये याद रखना, केशवानंद भारतीय वाद था, 1900 कब था, 73 में था साथियों। अब बात करें शंकरी प्रसाद वाद, ये कब होता है, ये 1951 में होता है साथियों। इसके बारे में बात करें तो इसमें से क्या था कि भारत में संवैधानिक संशोधन की
व्याख्या को आकार देना था। ठीक है। और एक और आ जाता है गोकलनाथवाद, ये 1967 का है साथियों। इसके अंदर से क्या था कि इसमें था कि मौलिक अधिकारों में बदलाव नहीं हो सकता। ठीक है। और दूसरा बात करें मिनर्वा मिल्स वाद है, ये कब का है, ये 1980 का है साथियों। तो थोड़ा इनका याद रखना। आप आगे बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि सामाजिक समानता को स्थापित करने व सभी प्रकार की अस्पृश्यता के आचरण को निषिद्ध करने का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 17 में किया गया है साथियों। बात करें अपन अनुच्छेद 18 में, तो अनुच्छेद 18 में किया जाता है उपाधियों का अंत बता रखा है। क्या बता रखा है, उपाधियों का अंत बता रखा है। ठीक है। अनुच्छेद 25 के बारे में बात करें तो इसमें से अंतःकरण की स्वतंत्रता है, क्या जाती है, अंतःकरण की स्वतंत्रता आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। आर्टिकल 23 में बात करें तो साथियों इसके अंदर से कहा जाता है कि मानव के दुर्व्यापार व बाल श्रम जो प्रतिषेध है उसके बारे में बखान किया गया है। तो अपना जो सही आंसर रहेगा वो ये रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, शिक्षा के सार्वभौमिकता हेतु मूल कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो किस में जोड़ा गया साथियों, ये 86वां संविधान संशोधन था उसमें जोड़ा जाता है। दूसरा बात करें 91वां संविधान संशोधन, ये कब होता है, 2003 में होता है साथियों। कब होता है, 2003 के अंदर से ये संविधान संशोधन होता है। इसमें क्या था, ये दल बदल से संबंधित है। किससे संबंधित है, दल बदल से संबंधित आ जाता है। दूसरा बात करें 97वां संविधान संशोधन है ना साथियों, ये कब होता है, 2011 में होता है। इसमें क्या खास आ जाता है साथियों, इसमें आ जाता है कि सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। ठीक है। एक और बात करते हैं 51वां संविधान संशोधन जो 1984 में होता है साथियों। कब होता है, 1984 में होता है। इसके अंदर से क्या किया गया था कि मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम के अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा और विधानसभा में सीटों का आरक्षण का प्रावधान किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, वे विधेयक जिन्हें संसद में पेश करने के से पूर्व राष्ट्रपति की सिफारिश आवश्यक है, तो वो कौन कौन से आ जाते हैं साथियों, इसमें से एक आ जाता है धन विधेयक और दूसरा बात करें तो क्या जाता है नए राज्यों के गठन संबंधी विधेयक हैं। दोनों को दोनों राष्ट्रपति से पहले सिफारिश करनी जरूरी होती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा, पहले वाला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, लोक लेखा समिति में संसद के निम्न सदन में से कितने सदस्य चुने जाते हैं, तो कितने चुने जाते हैं, 15 चुने जाते हैं साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आ जाता है कि निम्न में से लोकसभा अध्यक्ष का कार्य नहीं है, तो कौन सा नहीं है साथियों। इसका जो साथ में बात करें तो संसद में गणपूर्ति सुनिश्चित करना ये होता है उसका कार्य। दूसरा कि भी कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं है उसका निर्णय करना भी, ये बात भी सही है। लोकसभा सदस्यों की दल बदल संबंधी अयोग्यता के विवाद का निर्णय करना, ये बात भी यहाँ पर आपको सही मिलेगी। दूसरा बात करें तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद रिक्त दशा में राष्ट्रपति पद के कर्तव्यों का निर्वहन करना, ये बात यहाँ पर गलत आ जाती है। ठीक है, असत्य कथन के बारे में पूछा गया है। दूसरा बात करते हैं, संविधान में संसद के किसी सत्र को आहूत करने तथा सत्रावास करने का दायित्व किसे दिया गया है, तो किसे दिया गया है साथियों, ओनली राष्ट्रपति को दिया गया है। दूसरा बात करते हैं, सरकार के किसी एक मंत्री के विरुद्ध लाया जाने वाला जो प्रस्ताव है वो कौन सा जाता है, निंदा प्रस्ताव है। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव आपको सारे पता है। एक प्रस्ताव और याद रखना यहाँ पर दिया गया है, काम रोको प्रस्ताव। इसमें क्या है, जब सरकार में अविश्वास प्रकार जो प्रस्ताव आता है ना, उस प्रस्ताव रखा जाता है उसके लिए लाया जाता है। दूसरा बात करें, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय एक अभिलेखीय न्यायालय है, तो वो कौन सा जाता है साथियों, आर्टिकल 129 आ जाता है। आर्टिकल 126 के बारे में बात करें तो साथियों क्या जाता है, इसमें आएगा कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति बताई गई है। ठीक है, और आर्टिकल 123 के बारे में बात करें तो साथियों क्या जाता है कि राष्ट्रपति को संसद के अवकाश के समय अध्यादेश जारी करने के बारे में बात की गई है। आर्टिकल 128 के बारे में बात करें साथियों तो क्या जाता है कि सुप्रीम कोर्ट की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति से संबंधित बात की गई है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा, अपना ये वाला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, संविधान के निम्न में से
किसमें संशोधन करने हेतु संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों का अनुसमर्थन आवश्यक है। तो वो कौन सा देता है साथियों? 7वीं अनुसूची बताई गई है। 7वीं अनुसूची में है क्या? वैसे 3 सूचियां दी गई हैं 7वीं अनुसूची के अंदर से। कौन कौन सी? एक राज्य सूची दी गई है, दूसरा संघ सूची दी गई है, तीसरा समवर्ती सूची दी गई है। ये चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं साथियों। ऑप्शन नंबर आपका 4th सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दिया गया कि निम्न में से राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग के पास कौन सी शक्तियाँ होती हैं? तो कौन सी होती हैं? प्रशासनिक होती है, सलाहकारी होती है, अर्धन्यायिक होती है, आपातकालीन शक्ति नहीं होती है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा? 1, 2 और 3 रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। भारत का वह प्रधानमंत्री जो प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए कभी लोकसभा का सदस्य नहीं रहा। कौन नहीं रहा साथियों? डॉक्टर मनमोहन सिंह। नेक्स्ट बात करते हैं। भारत परिषद का विघटन किस अधिनियम द्वारा किया गया था? तो किस में किया गया था साथियों? ये याद रखना 1935 का था, भारत शासन अधिनियम 1935 का। बात करें भारत शासन अधिनियम 1919 क्या था साथियों? तो इसमें था कि भारत में कर्मिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना बात की गई थी। ठीक है, इसके अंदर से। और भारत परिषद अधिनियम 1909 के बारे में बात करें जिसको मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। दूसरा बात करें एक और बच जाता है जिसमें भारतीय परिषद अधिनियम 1882। इसमें से क्या था कि केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए, इसमें ये बात की गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा आपका? 3rd वाला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। संविधान सभा की संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे, तो वो कौन थे साथियों? जवाहरलाल नेहरू थे। और बात की जाए जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, ये कौन सी समिति के अध्यक्ष थे साथियों? तो याद रखना मौलिक अधिकारों व अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के ये अध्यक्ष थे। ठीक है। दूसरा बात करें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपको 2 समितियों के देखने को मिल जाते हैं। एक का नाम आएगा प्रक्रिया नियम समिति, इसके भी अध्यक्ष थे। ये क्या थी? 16 सदस्य थे, इसमें 16 सदस्य समिति थी। एक और समिति का और लिख लेना आप यहाँ पर, जिसका नाम आ जाता है संचालन समिति। कौन सी आती है? संचालन समिति आती है साथियों। इसे संचालन समिति कौन सी थी? इसमें 12 सदस्य थे, 12 सदस्यीय समिति थी। नेक्स्ट बात करते हैं, भारतीय संविधान किस दिन अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था? तो कब हुआ था साथियों? 26 नवंबर 1949 को हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से भारतीय संविधान की विशेषता में शामिल नहीं है, तो वो कौन सा नहीं है साथियों? दोहरी नागरिकता आपके भारतीय संविधान में देखने को नहीं मिलेगी, इकहरी नागरिकता देखने को मिलती है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, भारतीय संविधान में वर्णित अनुसूचियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं, ठीक बात आ जाती है। चौथी अनुसूची में, दूसरा बात करें तो चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन का उल्लेख है, ये बात भी सही आ जाती है। 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई, ये बात भी सही आ जाती है। नेक्स्ट बताया गया कि 8वीं अनुसूची में संघ और राज्य क्षेत्रों का वर्णन है, ये बात यहाँ पर गलत आ जाती है। बात हो संघ और राज्य क्षेत्रों के बारे में तो कौन सी में जाती है? ये पहली अनुसूची में है साथियों। किसमें है? पहली अनुसूची में वर्णित आ जाता है। ठीक है। जो 8वीं अनुसूची में क्या है साथियों? यहाँ पर भाषाएं बताई गई हैं। क्या बताया गया है? भाषाएं बताई गई हैं। पहले कितनी थी? 8 भाषाएं थी साथियों। कितनी थी? 8 भाषा थी। वर्तमान में बात करें, वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं साथियों? 22 भाषा हैं साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं तो इसके अंदर से कौन सा सही है वो पूछा गया है। तो इसमें ऊपर वाले 1, 2, 3 हैं वो सही हैं, ये ऑप्शन नंबर आपका 3rd सही रहेगा साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं, अनुच्छेद 21 के तहत प्राण और दैहिक स्वतंत्रता में शामिल अधिकार नहीं है, तो कौन सा नहीं है साथियों? निंद्रा का अधिकार है, निःशुल्क शिक्षा, विधिक सहायता का अधिकार भी है, जीवन साथी चुनने का अधिकार भी है, लेकिन गिरफ्तारी पर कारण जानने का अधिकार आपको नहीं देखने को मिलेगा साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं,
ये आ गया आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन। तो पहला दे रखा है कि जब कंप्यूटर बंद हो जाता है तो निम्न में से कौन सी डिवाइस कंप्यूटर की सूचनाओं को संग्रहित कर सुरक्षित रखता है, तो कौन सा रखता है, रोम रखता है साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं निम्न में से कौन इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का उदाहरण है, तो वो कौन सी जाती है, फ्लैश मेमोरी है साथियों। दूसरा बात करते हैं, दूसरा जाता है निम्न में से रोम के किस प्रकार में बर्निंग की प्रक्रिया पराबैंगनी किरणों द्वारा दोहराई जाती है, तो किस में दोहराई जाती है, ईपी रोम में दोहराई जाती है साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं रैम संग्रहित करता है, तो क्या संग्रहित करता है, ये कार्यक्रम और पद्धति को संग्रहित करता है साथियों। वैसे देखा जाए तो प्रोग्राम और डेटा को संग्रहित करने का काम होता है रैम का। ऑप्शन नंबर 3 वाला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं वह मेमोरी जिसे प्रति सेकंड कई बार फ्रेश किया जाता है, तो कौन सा जाता है साथियों, यह जाता है डायनेमिक रैम में इसको कहा जाता है, या फिर इसको गतिक रैम कहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कि कंप्यूटर की इनबिल्ट मेमोरी है, तो वो कौन सी जाती है, रोम आती है साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं फाइल सिस्टम में सिस्टम क्रैश होने से रोकने में मदद करता है, तो कौन करता है, जर्नलिंग करता है साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल आ जाता है कि मैक ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन सा फाइल सिस्टम प्रयुक्त होता है, तो याद रखना APFS होता है, बोले तो एप्पल फाइल सिस्टम इसको कहा जाता है, ठीक है। दूसरा जाता है कि फाइल सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है, तो फाइल सिस्टम का जो मुख्य कार्य होता है डेटा को संग्रहित करना और पुनः प्राप्त करना जाता है साथियों, ठीक है। दूसरा बात करते हैं फाइल आवंटन तालिका का उद्देश्य क्या है, तो जो फाइल आवंटन का जो उद्देश्य आ जाता है ना साथियों भाई का डिस्क स्पेस आवंटन का प्रबंधन करना है। नेक्स्ट बात करते हैं फाइल सिस्टम ड्राइवर का उद्देश्य क्या है, तो क्या जाता है साथियों, इसका जो सही आंसर रहेगा ऑपरेटिंग सिस्टम का फाइल सिस्टम के बीच में इंटरफेस प्रदान करना इसका मेन उद्देश्य आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं निम्न में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, तो वो कौन सा नहीं है साथियों, डेटाबेस नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है निम्न में से कौन सा अनुप्रयोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, पेज मेकर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, डीबीएस भी होता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी होता है और टेली भी होता है। ऑप्शन नंबर आपके सारे के सारे इसमें सही रहेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं इंटरप्रेटर किसका प्रकार है, इंटरप्रेटर के बारे में बात करें ना साथियों, ये प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा अनुवादक उच्च स्तरीय भाषा को एक साथ लो लेवल भाषा में परिवर्तित कर देता है, तो साथियों इसका सही आंसर रहेगा कंपाइलर। और एक इंटरप्रेटर होता है ना साथियों, वो क्या करता है, लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट काम करता है, जबकि कंपाइलर एक साथ ट्रांसलेट कर देता है। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा ऑडियो फाइल में वेद विस्तार के अनुरूप नहीं है, तो वो कौन सा नहीं है साथियों, .rar है, ये नहीं है, और सारे आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं उपयोगकर्ता द्वारा कंप्यूटर पर निष्पादित किए जाने वाले विशिष्ट कार्यों में प्रयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर का नाम आ जाता है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रहेगा साथियों। GUI का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस इसको कहा जाता है। जब मैं ऑपरेटिंग सिस्टम आपको पढ़ा रहा था तब पहले ही मैंने बताया था, और वैसे आपके टेस्ट सीरीज में आ गया। एक चीज़ और याद रखना, CUI की फुल फॉर्म ये भी पूछ सकता है। इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है कि करेक्टर यूजर इंटरफेस इसको कहा जाता है। क्या कहते हैं साथियों, इंटरफेस इसको कहा जाता है, ठीक है। CUI की फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर है, तो देखो कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर क्या होता है साथियों, यहाँ पर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की गति बढ़ाता है, बात गलत आती है। दूसरा बात करें तो क्या जाता है साथियों, सपोर्टिंग हार्डवेयर के बिना उपयोग में लिया जा सकता है, ये बात भी गलत आती है। इनपुट आउटपुट एक्सेस की गति को त्वरित कर देते हैं, बात भी यहाँ पर गलत आती है, तो इसमें से कोई नहीं आंसर आएगा। नेक्स्ट सवाल आता है कि कंप्यूटर में आंकड़ों की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो इसको क्या कहते हैं साथियों, बिट कहा जाता है। दूसरा बात करें प्रोग्रामिंग में त्रुटियों को खोजने और हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, डीबगिंग कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं एक बूट स्ट्रैप है, तो बूट स्ट्रैप के बारे में बात करें तो कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए एक छोटा सा इंस्टॉलेशन प्रोग्राम होता है। नेक्स्ट बात करते हैं निम्न में से कौन सा परिवर्तनशील स्मृति का एक उदाहरण है, तो कौन सा जाता है साथियों, ये याद रखना रैम है। वॉलेटाइल के पूरा में पूछा गया कि वॉलेटाइल मेमोरी कौन सी है। नेक्स्ट बात करते हैं कैच मेमोरी किन दोनों के बीच कार्य करता है, तो ये साथियों किसके मध्य काम करती है, CPU और रैम के मध्य काम करती है। नेक्स्ट सवाल आ जाता है
नेक्स्ट सवाल आ जाता है कि निम्नलिखित में भंडारण युक्ति में से किसमें डेटा की सबसे बड़ी राशि स्टोर कर सकते हैं? तो हार्ड डिस्क में कर सकते हैं साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क में किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है? तो किसका किया जाता है साथियों? उसमें लेजर का प्रयोग होता है। दूसरा बात करें निम्नलिखित में से कौन सी एक सिक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस है? तो कौन सी आती है साथियों? मैग्नेटिक टेप आती है। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित में मेमोरी को उसकी गति के अनुसार तेज से धीरे के क्रम में आपको लगाना है। सबसे पहले बात करें तो कौन आता है? रजिस्टर आ जाता है साथियों। तो नंबर 1 पर अपन रजिस्टर रख लेंगे। दूसरे पर बात करें तो कैश आ जाती है या फिर कैश आ जाती है, 2 हो गई। तीसरे पर आ जाती है रैम आ जाती है साथियों। चौथे पर बात करें तो SSD आ जाती है और पाँचवें पर आ जाती है SDD आ जाती है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा? पहले वाला आपका सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं गीगाबाइट से तात्पर्य है, गीगाबाइट बोले तो GB। 1 GB बराबर कितना होता है साथियों? ये याद रखना, 1 GB बराबर होता है 1024 MB, बोले तो मेगाबाइट होता है। ऑप्शन नंबर आपका 1024 MB होगा। नेक्स्ट बात करते हैं बूटिंग अनुदेश संग्रहित होते हैं तो किस में होते हैं? ये रोम में संग्रहित होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा है रीजनिंग का। टीना देव से पहले कार्यालय पहुंची लेकिन लोकी के बाद पहुंची। वीर टीना से पहले कार्यालय पहुंचा लेकिन किरण के कार्यालय पहुंचने के बाद पहुंचा। वीर के कार्यालय पहुंचने के तुरंत बाद लोकी कार्यालय पहुंचा। अंत में कार्यालय कौन पहुंचा? तो याद रखना इसका जो सही आंसर रहेगा वो देव रहेगा। दूसरा बात करते हैं साथियों, आपको सवाल दिया कि असेसमेंट शब्दों के अक्षरों को अधिकतम कितने प्रकार से समायोजित किया जा सकता है? देखो साथियों ये आपके पास में सवाल दे रखा है तो इसी के बारे में अपन हल करते हैं। देखो यहाँ पर क्या दे रखा है? असेसमेंट दे रखा है साथियों। सबसे पहले बात करें तो टोटल नंबर कितने हैं? 10 आ जाते हैं साथियों। कितने आ गए? 10 आ गए। ये लो भाई फैक्टोरियल 10 कर दिया इसका। अब देखो S कितनी बार आ रहा है? 4 बार आ रहा है तो इसको फैक्टोरियल 4 अपन ने लिख दिया। दूसरा बात करें तो साथियों क्या जाता है? E आ रहा है। E कितनी बार आ रहा है साथियों? 2 बार आ रहा है। ये S का गया और ये E का आ गया। E का कितना आ रहा है? फैक्टोरियल 2 बार आ रहा है। यहाँ पर आप क्या करोगे? 10 फैक्टोरियल 10 का मान किस प्रकार से लिख सकते हैं? 10 गुणा 9 गुणा 8 7 6 5 4 3 2 और 1 लिख सकते हैं। इसके अंदर से भाग दे दो किसका? फैक्टोरियल 4 का। फैक्टोरियल 4 को अपन लिख सकते हैं 4 3 2 और 1 लिख सकते हैं। फैक्टोरियल 2 को अपन लिख सकते हैं 2 और 1 लिख सकते हैं। इसमें से क्या क्या कट जाएगा साथियों? इसमें से ये कट जाएगा, 4 से काट दो, ये इधर चला गया सारा। इसमें से 2 इस तरफ काट दोगे तो जो आपका आंसर आएगा ना साथियों वो कितना आएगा? वो आएगा 75,600 आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर पहले वाला। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि किसी पंक्ति में प्रमोद बाएं से 7वां तथा प्रकाश दाएं से 9वां स्थान है। दोनों अपनी स्थितियां परस्पर बदल लेते हैं। प्रमोद बाएं से 11वें जाता है और पंक्ति में कुल कितने लोग हैं ये पूछा गया है। तो देखो 11 प्लस का 9 माइनस का 1 कर देना। आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा साथियों? 19 आएगा। ऑप्शन नंबर तीसरे वाला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है, यहाँ पर अपन ले आते हैं उसको। एक ये रहा, आ जाता है थोड़ी देर में, नहीं आ रहा क्या? नेक्स्ट सवाल दिया गया है कि यदि किसी वर्ष का कोई एक सप्ताह एक माह सोमवार से आरंभ होता है तो उस माह द्वितीय शनिवार से चौथे दिन की तिथि क्या होगी? देखो सबसे पहले बात करें, पहला दिन है वो क्या जाता है साथियों? पहला दिन कौन सा आता है? सोमवार बता रखा है, ज़्यादा कोई ज्ञान नहीं लगाया आपने। अब बात करें तो साथियों क्या होता है, यहाँ पर बताया गया कि उसके माह के द्वितीय शनिवार के चौथे दिन पूछा गया है, मतलब कि 13वां दिन। 13वां दिन क्या होगा? दूसरा शनिवार होगा। ठीक है, इतना आपने किया। दूसरे शनिवार के बाद में बात कर रही है कि चौथा पूछ रहा है, तो 13 + 4 आप इसमें ऐड कर देना। आपका जो आंसर रहेगा वो 17 रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दिया गया है, एक शब्द दिया गया आपके पास में, इसमें पूछा गया कि पहले, चौथे, 9वें और 14वें अक्षर में एक अर्थपूर्ण शब्द बनाया जाता है, तो शब्द के अंत में दाएं से तीसरा अक्षर क्या होगा? देखो साथियों अपन बात करें, जो जैसा सा बोल रहा अपन उसी के हिसाब से काम करेंगे। पहले में आपके पास में ए आ गया। ठीक है, दूसरा बात करें चौथे में कौन सा आ गया? आई आ गया।
ठीक है। और फिर बाद में बात करें 9वें, 9वें में आपका आर आ गया, और फिर बाद में 14वें में कितना आ गया, एन आ गया। यहाँ से क्या आ जाता है साथियों, ये बनेगा रेन बनेगा, RAIN बन गया, ठीक है। इसमें से आगे पूछा गया कि तीसरा अक्षर क्या होगा, तो तीसरा अक्षर कौन सा होगा, ए होगा साथियों। दाएं से पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा, ये वाला सही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दिया गया कि अरुणा 46 लोगों की कक्षा में ऊपर से 12वें स्थान पर है, तो अंत में उसका स्थान क्या होगा। तो सीधा सा बात करें तो 46 माइनस का 12 प्लस का 1 आपको कर देना है, तो आपका आंसर आएगा 35, ऑप्शन नंबर तीसरे वाला। नेक्स्ट बात करते हैं। रमेश की घड़ी में कुछ दोष आ रहा है, जिस समय उसकी घड़ी में 5:25 हो रहा है, तो उस समय सही समय उसकी घड़ी में दर्पण प्रतिबिंब के सामने बराबर था, तो सही समय क्या था। साथियों देखो अपन क्या करेंगे, दर्पण प्रतिबिंब के लिए 11:60 में से घटा दो आप उस चीज़ को, 11:60 में से क्या घटाओगे, 5:25 घटाओगे, तो आपके पास में आंसर आएगा 6:35 बजे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दिया गया कि एक परीक्षा में सुधीर का स्थान बाएं से 14वां तथा पंकज का स्थान दाएं से 18वां है, और सुरेश दोनों के ठीक मध्य में हो, तो उनका दाएं से स्थान क्या होगा। कतार में कुल 25 छात्र हैं, तो इसका जो सही आंसर रहेगा ना साथियों, 15 रहेगा। दूसरा सवाल बात करते हैं। सवाल दिया गया कि यूनिवर्सिटी शब्द के अक्षरों में ए को बी और बी को सी लिखा जाए तथा इस प्रकार चल ना जाए, तो निम्न अक्षरों में से कौन सा अक्षर दाएं से तीसरे अक्षर में के बाएं और तीसरा अक्षर होगा। तो देखो साथियों, इसमें से यूनिवर्सिटी के अंदर से ना तो ए आया ना ही बी आया, ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा, इसमें से कोई नहीं रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दिया गया है कि 6 छात्र हैं, ABCDEF, सभी का जन्म एक ही दिन का है, परंतु उनके सब के जन्म अलग अलग वर्ष में हैं, ठीक है भाई। पहला बताया गया कि A C से बड़ा है, ठीक है। B है वो D और E दोनों के से बड़ा है। F है वो D से 2 वर्ष बड़ा है। A या तो 1952 में है या फिर 1953 में जन्मा है, ये बात यहाँ पर कह रहा है। आगे भी कुछ कह रहा है, आगे ये कह रहा है कि सबसे बड़ा जो सदस्य है वो 1950 में जन्मा है। यदि F समूह में सबसे बड़ा है तो सब सही कथन की पहचान कीजिए, तो इसमें जो सही कथन रहेगा ना साथियों, ये रहेगा B का जो जन्म है 1951 में हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं। सवाल दिया गया साथियों कि एडजेक्टिव शब्द में प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के अगले अक्षर में तथा प्रत्येक व्यंजन को उसके पिछले अक्षर में प्रतिस्थापित किया जाता है, तो नई प्राप्त व्यवस्था में कितने स्वर होंगे। देखो सबसे पहले बात करें तो जो भी वोवेल हैं उनको किस में, आगे वाले में, और जो भी कॉन्सोनेंट हैं उनको अपन पीछे वाले में चेंज करेंगे। ए है तो ए को बी में चेंज कर दिया गया, डी है उसको सी में चेंज कर दिया गया साथियों, और जे है उसको किस में चेंज कर दिया गया, आई में चेंज कर दिया गया, और ई है उसको एफ में चेंज कर दिया गया, और बी है उसको किस में, सी है उसको किस में चेंज कर दिया गया, बी में चेंज कर दिया गया साथियों। बाद में एस आ जाता है, एस के बाद में जे आ जाता है, और जे के बाद में यू आ जाता है, और बाद में एफ आ जाता है। इस व्यवस्था के अंदर से स्वर्ण पूछे गए हैं, तो एक तो आई आ गया और एक यू आ गया। ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा, 2 इसमें आपको स्वर देखने को मिलेंगे साथियों। जैसा बोला गया अपन वैसा ही करेंगे तो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। 17 दिसंबर 1899 को शनिवार था, तो 22 दिसंबर 1901 को कौन सा दिवस होगा, तो वो शनिवार होगा साथियों, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है कि जब मिनट की सुई 1 घंटा 15 मिनट की दूरी तय करती है, तो उसके द्वारा तय की गई कोणीय दूरी क्या होगी। देखो साथियों, जो 60 मिनट है उसे 60 मिनट के अंदर से जो मिनट की सुई है वो 360 डिग्री का कोण बनाती है। 1 मिनट में कितने का बनाएगी साथियों, वो बनाएगी 6 डिग्री का, ठीक है। बाद में पूछा गया कि 1 घंटा 75 मिनट में, बोले तो 75 मिनट के बारे में पूछा गया, तो 75 को आप मल्टीप्लाई करोगे किससे, 6 से मल्टीप्लाई करोगे, तो आपके पास में आंसर आएगा 450 डिग्री। ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा, सेकंड सही रहेगा। दूसरा बात करते हैं। कर्षण 6 मार्च 2024 को पैदा हुआ, उसी वर्ष स्वतंत्रता दिवस शुक्रवार को मनाया गया, तो कर्षण किस दिन पैदा हुआ था, ये सवाल पूछा गया है। देखो साथियों, 15 अगस्त की अगर बात करें, 15 अगस्त से लेकर 6 मार्च तक की बात हो रही है। कितने दिन हो गए, 162 दिन हो गए। 162 दिन में अगर आप 7 का भाग दोगे तो आपके पास में कितने सप्ताह मिलेंगे, 27 सप्ताह देखने को मिलेंगे। कितने मिलेंगे, 27 सप्ताह आपको देखने को मिल जाते हैं, और एक दिन है वो आपके पास में शेष रह जाता है।
कितना दिन रह गया, एक दिन शेष रह गया। उसी के हिसाब से अपन बात करें आगे। और ये 27 सप्ताह के अंदर से क्या आ गया साथियों, शुक्रवार आ गया। शुक्रवार रहा तो एक है वो ज़्यादा बढ़ गया, एक है वो कम रह गया, तो कम रह गया तो उसके अंदर से क्या रहा साथियों, वो आ जाता है कौन सा, गुरुवार आ जाता है। कौन सा आएगा, गुरुवार आ जाता है। ठीक है, गुरुवार आया। ऑप्शन नंबर कौन सा रहा आपका, पहले वाला सही रहा। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि 9 और 10 बजे के बीच किस समय पर घड़ी के दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी। मतलब कि 180 डिग्री के बारे में बात हो रही है, तो 180 डिग्री का अपन फॉर्मूला जानते हैं, 60/11 होता है इंटू एच होता है समय प्लस माइनस का 6 होता है। यही अपने को फॉर्मूला अपन जानते हैं, तो वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो। कितना आ गया, 60/11, 9 माइनस का 6 आपने रखा, तो आपके पास में कितना आया साथियों, 180 आया। 180 में आपने 11 का भाग दिया तो आपके पास में कितना आया साथियों, यहाँ पर आपके पास में आंसर आएगा 16 सही 4/11। ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा, 9:16 सही 4/11 मिनट के ऊपर से वो एक दूसरे के क्या होंगी, विपरीत होंगी। दूसरा बात करते हैं, 10:25 बजे घड़ी की घंटे और मिनट की सुइयों के मध्य का कोण ये पूछ रहा है। देखो साथियों, इसके अंदर से अपन फॉर्मूला जानते हैं, 11 mm माइनस का 60h/2 जानते हैं। तो यहाँ पर जो डिग्री कितना निकल कर आएगा, 162 डिग्री निकल कर आएगा। ठीक है, कितना निकल कर आया, 162 डिग्री। और इस 162 को आप क्या करोगे साथियों, 360 के अंदर से इसको घटा दो 162 डिग्री को, तो आपके पास में जो आंसर आएगा वो कितना आएगा साथियों, 197 डिग्री आएगा। 197 डिग्री आपके पास में आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, वर्ष 2006 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर जैसा ही है। तो कौन सा जैसा है, 2017 जैसा ही आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, किसी घड़ी में एक ही दिन में 10 AM से 2 PM के बीच में घंटे की सुई और मिनट की सुई कितनी बार समपाती होती हैं। तो कितनी बार समपाती होती हैं, 3 बार होती हैं साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल आ जाता है कि यदि एक वर्ष में 23 अक्टूबर को मंगलवार है तो उसी माह में शनिवार की संख्या बराबर है। तो शनिवार की जो संख्या बात करें ना साथियों, देखो कौन कौन सा होता है। सबसे पहले मंगलवार के बारे में बात करें तो मंगलवार कब होगा, एक 23 का हो गया, एक 16 का हो गया, एक 9 का हो गया, एक 2 का हो गया। शनिवार के बारे में बात करते हैं। पहले शनिवार से पहले अपन बात करें किसके बारे में, यहाँ पर शनिवार हो गया 20 तारीख का, 13 तारीख का और 6 तारीख का हो गया। ठीक है, तो 3 शनिवार तो ये आपके पास में वैसे के वैसे हो गए। अब ये बात करें साथियों, ये अक्टूबर महीना है, ये 31वां महीना आपको देखने को मिलेगा, तो 27 है ये भी आपका शनिवार मिलेगा और 31 है वो भी शनिवार मिलेगा। तो टोटल कितने आ गए, 5 शनिवार आपको देखने को मिलेंगे। दूसरा बात करते हैं, वर्ष 1998 का प्रथम दिन बृहस्पतिवार था, तो 2001 का अंतिम दिन कौन सा होगा। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो सोमवार रहेगा साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आ जाता है कि एक दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार सीधी रेखा में होती हैं। तो देखो साथियों, 12 घंटे में अगर बात करें ना तो कितनी बार होती हैं, 22 बार होती हैं। ये दिन के बारे में पूछ रहा है तो 24 घंटों का जिक्र हो रहा है तो 44 बार होंगी। कितनी बार होंगी, 44 बार। ऑप्शन नंबर आपका 3rd सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, अमन की उम्र साहू से अधिक है, साहू की उम्र मोहिनी से कम है लेकिन मिलन से अधिक है। मोहिनी की उम्र अमन से अधिक है लेकिन उदय से कम है, तो उसमें तीसरा सबसे अधिक उम्र वाला कौन होगा। तो अमन होगा साथियों इसका आंसर। ठीक है, दूसरा बात करते हैं, यहाँ पर एक शब्द दे रखा है इंडिपेंडेंस, जिसके अंदर से बात की गई है कि इसका उपयोग करते हुए नहीं बनाया जा सकता। सीधा सा सवाल है साथियों, देखो यहाँ पर 3rd वाला अपन देखते हैं जिसमें से P 2 बार आ रहा है। कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। तो जबकि P इंडिपेंडेंस में P एक ही आपको बार देखने को मिलेगा, तो यही आपका आंसर रहेगा। दूसरा बात करते हैं, यदि एक घड़ी की घंटे वाली सुई 18 डिग्री आगे घूमती है तो उसी दौरान मिनट वाली सुई कितने डिग्री घूमेगी साथियों। ऐसे सवालों को अपन देखो किस प्रकार से करेंगे साथियों। मिनट वाली जो सुई है वो 60 मिनट में कितनी बार घूम रही है, 360 डिग्री का एंगल बना रही है। ठीक है, तो मतलब कि 1 मिनट के अंदर से वो कितना बनाएगी, 6 डिग्री का आपको बनाएगी। ये आपको पता है। घंटे की सुई के बारे में बात करते हैं तो जो घंटे की सुई है ना साथियों, वो क्या जाती है 12 घंटे के अंदर से कितना मिनट बनाएगी, 720 मिनट घूमती है। ठीक है, और कितने का एंगल बनाएगी, 360 डिग्री का एंगल बनाती है। इतनी बार घूमती है 12 घंटे के अंदर से। ठीक है,
और कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 360 डिग्री का बनाती है। अगर वो प्रति मिनट के बारे में बात करें तो कितना बनाएगी, 0.5 डिग्री घूमती है। कितना घूमी, 0.5 डिग्री घूमती है। अब क्या होता है, यदि 18 डिग्री घूम जाए तो 18 डिग्री घूमने का मतलब होगा 18/0.5 बराबर कितना हो जाता है, 36 मिनट घूम जाती है। कितना कोई 36 मिनट घूम जाती है। अब 36 मिनट से जो सुई के बारे में बात करें तो कितना आ गया साथियों, 36 गुणा 6 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में कितना आएगा, 216 आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर तीसरे वाला सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि अंग्रेजी वर्णमाला सीधे क्रम में दाएं छोर से 7वें अक्षर के दाएं 12वां अक्षर क्या होगा। देखो सबसे पहले बात करें तो देखो ABCDE के बाद में आ जाता है FGHIJKLMNOPQRSTUVWXY और Z आ जाता है। यहाँ पर ये क्या कह रहा है, देखो यहाँ पर बात करें तो ये कह रहा है कि 7वें अक्षर दाएं छोर से, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7वां आ गया T, और इसके दाएं से 12वां अक्षर आपके बारे में बात की गई। तो 12वां अक्षर बात करें तो कौन सा आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12वां कौन सा आ गया आपका, F आ गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि यदि एक घड़ी 7:45 समय दिखाती है, यदि इस समय मिनट की सुई पूर्व की ओर हो तो 3 घंटे बाद में सुई किस दिशा में होगी। देखो सब सीधे सा अपन बात करें तो ये एक घड़ी आ जाती है साथियों। ठीक है, इस घड़ी के अंदर से अपन नंबर डिनोट कर लेते हैं। यहाँ पर क्या होता है, 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये बता रखा है। टाइम क्या हो रखा है, यहाँ पर टाइम हो रखा है ये वाला। ठीक है, और ये बता रहा है कि पूर्व दिशा की तरफ, मतलब जबकि पूर्व दिशा इस तरफ होती है, यहाँ पर पश्चिम दिशा होती है। ठीक है, उल्टा बता रहा है। ठीक है, विपरीत दिशा बता रहा है। अब 3 घंटे का समय आपके अंदर से बात करें तो समय देखो कितना हो जाता है, ये आ जाता है। यहाँ पर से दोबारा से अपन बनाते हैं तो दोबारा से देखो कितना आ जाता है, यहाँ पर 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इस प्रकार से आ जाता है। यहाँ पर 3 घंटे बाद में कितना हो जाता है कि मतलब कि 9:45 हो जाते हैं। ये रहा भाई, इतना आ गया 3 घंटे के बाद में। अब ये डायरेक्शन पूछ रहा है, तो डायरेक्शन है यहाँ पर पूर्व बता रहा था, इसका उल्टा आपको बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है साथियों, इसमें इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा दक्षिण पूर्व रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के 2 अर्धांशों के विपरीत क्रम में रखा जाए तो बाएं छोर से 12वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर के बाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा। देखो सबसे पहले बात करें तो उनको अर्धांश से उनको उल्टा लिख लेते हैं। यहाँ से A से उल्टा लिखते हैं, ABCDEFGHIJKLM तक लिख लिया। यहाँ से अपन बात करें तो क्या जाता है, NOPQRSTUVWXY और Z आ जाता है। मतलब कि जो अर्धांश हैं उनको अपन ने विपरीत लिख लिया। अब जब बाएं छोर के बारे में बात हो रही है तो देखो बाएं छोर कौन सा होता है, M से लेकर यहाँ पर बाएं छोर का B आ जाता है। इतना आपने कर लिया। अब बाएं से बात करें तो देखो क्या बताया गया है, बाएं अक्षर के दाएं 9वें अक्षर, 9वां अक्षर कौन सा होता है साथियों, 9वां अक्षर आ जाता है इधर। तो इसका जो आंसर आएगा ना साथियों, S आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, एक वर्ष में निम्नलिखित में से कौन से 2 महीनों का कैलेंडर समान होगा। देखो साथियों सबसे पहले बात करें, यहाँ पर अप्रैल के बारे में बात की गई है। अप्रैल में कितने दिन होते हैं, 30 होते हैं। दूसरा बात करें मई में कितने होते हैं, 31 होते हैं। फिर जून आ जाता है, जून के बाद में कितना हो गया, यहाँ पर 30 हो जाता है। जिस टोटल कितने हो गए साथियों, 91 हो गए। और 91 के अंदर से अपने 7 का भाग देते तो अपने पास में 0 आ जाता है। तो जो अगला महीना होगा ना साथियों वो कैसा होगा, अप्रैल जैसा ही होगा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर रहेगा कौन सा, अप्रैल जुलाई रहने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि 720 रुपये को 2 पुरुष 5 महिला और 8 बच्चों में इस प्रकार बांटा गया कि प्रत्येक पुरुष महिला और बच्चे को क्रमशः 3 2 1 का आपके पास में पैसा मिल रहा है। देखो सबसे पहले साथियों कितने कितने लोग हैं,
इसमें से बात करें तो कितना जाता है साथियों, यहाँ पर मैन, वुमेन और चिल्ड्रेन के बारे में बात करते हैं। तो कितना कितना है यहाँ पर देखो कितना दे रखा है, 2 पुरुष दे रखे हैं तो ये 2 आ गए। वुमेन कितनी दे रखी है, वुमेन अपने पास में 5 दे रखी है, कितनी है 5 दे रखी हैं। और बच्चे 8 दे रखे हैं। इनका अनुपात कितना है, 3 2 1 दे रखा है, तो इनको मल्टीप्लाई कर दो। जिससे किससे मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पर कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे जो चीज़ दे रखी है। 5 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 से करोगे, ठीक है। और 8 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1 से मल्टीप्लाई करोगे। बाद में आपके पास में जो रेशियो आया कितना, 6 का, 10 का, 8 का आया। अब इसको आप आगे जाकर सोल्व कर सकते हो, कितना 3 5 और 4 सोल्व कर सकते हो, इतना कर सकते हो ना। अब पूछा गया बच्चों के बारे में, तो क्या करोगे, 4 गुणा 720 बटे कितना करोगे, 3 प्लस का 5 प्लस का 4 करोगे। यहाँ पर कितना हो जाता है साथियों, जब इसको काटोगे तो ये आ जाएगा 5 और 3 8, 8 4 12, तो ये 4 गुणा 720 बटे 12 हो जाएगा। तो आपके पास में कितना आया, 240 आ गया। और 240 एक बच्चे के बारे में पूछ रहे, तो 240 बच्चे कितने हैं, 8 हैं साथियों। तो भाग दोगे तो आपके पास में आंसर आएगा 30। कितना आएगा, 30 आपके पास में आंसर आएगा, 30 रुपये। ऑप्शन नंबर तीसरे वाला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल ये कर रहा है कि 1050 रुपये को PQR इस प्रकार बांटा गया, यदि P का भाग Q तथा R के संयुक्त भाग का 2/5 भाग हो तो P का मान ज्ञात करना है। देखो मैं P का मान है वो अक्स मान रहा हूँ। Q और R का जो अपने आप बच गया, कितना बचा, 1050 के अंदर से मैंने घटा दिया, अक्स घटा दिया, इतना आपने कर लिया। अब आपके पास में क्या दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है अक्स बराबर 2/5 और साथ में दे रखा है कि 1050 माइनस अक्स दे रखा है। इस 5 को मैं इधर मल्टीप्लाई करूँगा तो आपके पास में कितना आएगा, 5x बराबर 2 इंटू 1050 माइनस अक्स आ गया, इतना आपने किया। जब इसको आप सोल्व करते हो तो आपके पास में कितना जाता है, यहाँ पर 5x माइनस का अपन बराबर बात करें तो कितना आता है, 2100 आ जाता है, माइनस का 2x आ जाता है। इधर 5x कितना जाता है, ये 7x में आ जाता है, 7x बराबर 2100 आ गया। अक्स की जो वैल्यू आपके पास में कितने आई साथियों, हो जाती है 300 रुपये। और एक P के बारे में पूछा गया था, P का भाग कौन सा जाता है, 300 रुपये आपके पास में आंसर आ जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि एक डिब्बे में 5 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपये के सिक्के हैं। उनके मूल्य क्रम से 15, 4 और 2 के अनुपात में हैं। यदि सिक्कों का कुल संख्या 122 है तो 2 रुपये के सिक्के कितने हैं, ये पूछा गया है। जो टोटल कॉइन है ना साथियों, वो कितने हैं, 112 आपके पास में दे रखे हैं। यहाँ पर क्या होता है साथियों, यहाँ पर बात की गई है कि कुल मूल्य बराबर हो जाता है सिक्कों की संख्या गुणा मूल्य वर्ग बताया गया है। तो देखो 5x है तो 5x के बारे में अपन कितना करेंगे, 5 बराबर अपन बात करते हैं तो 5 बराबर हो जाता है 15x मान लेता हूँ। दूसरा 2 बराबर कितने हैं, 4x मान लेता हूँ। और 1 बराबर कितना है, 2x मान लेता हूँ। इतना अपन ने किया। इतना करने के बाद में अपन क्या करेंगे, यहाँ पर 15x बटा 5 प्लस का 4x बटा 2 प्लस का 2x बटा 1 बराबर आपके पास में 112 दे रखा है। जब आप इसको सोल्व करते हो तो साथियों आपके पास में आता है 7x बराबर का 112 और x की वैल्यू आपके पास में निकल कर आती है 16 निकल कर आती है। अब 2 रुपये के बारे में पूछा गया कि 2 रुपये का कितना मान होगा। तो यहाँ पर अपन 2 रुपये के बारे में कितना जानते हैं साथियों, यहाँ पर जानते हैं 4x बटा 2 जानते हैं, ठीक है। तो इसको जब आप सोल्व करोगे तो आपके पास में 2x रहेगा और x की वैल्यू अभी निकाल कर लाए हैं 2 गुणा 16। आंसर कितना आ जाता है साथियों, 32 आ जाता है। ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा आपका सही, ये पहले वाला सही रहेगा। दूसरा बात करते हैं। दूसरा है कि 2 पात्रों में अल्कोहल और पानी का अनुपात है वो 3:4 है और 5:7 है। दोनों को 1:2 के अनुपात में किसी पात्र में मिलाया गया। उस पात्र में अल्कोहल और पानी के बारे में पूछा गया है। देखो सबसे पहले बात करें, एक तो आ जाती है अल्कोहल, इधर आ जाती है, ठीक है। एक पात्र एक आ गया, इसमें अल्कोहल है, अल्कोहल और पानी का जाता है पहले पात्र में बात करें तो कितना जाता है साथियों, यहाँ पर 3/7 अनुपात आ जाता है, 4/7 आ जाता है। ये पहले पात्र की बात हो रही है। दूसरे के बारे में बात करें तो दूसरे में कितना है, 5/12 और दूसरा बात करें तो कितना जाता है 7/12 दे रखा है। अनुपात का भी मल्टीप्लाई कर दो फिर इससे,
पहले वाले को 1 से किया तो वैसा का वैसा सेम आ गया। यहाँ पर आपके पास में कितना जाता है, यहाँ पर 10/12 आ गया, और यहाँ पर कितना आ गया साथियों, यहाँ पर आ गया आपके पास में 14/12 आ गया। अब देखो ये तो क्या है, इसको जोड़ दो और इसको जोड़ दो तो कितना हो जाता है साथियों, 3/7 प्लस का 10/12 जोड़ोगे तो आपके पास में जाता है कितना आएगा, जब इसका एलसीएम लेते हो तो कितना आ गया, 84 एलसीएम आ जाता है, और 36 प्लस का 70 आ गया। ये तो क्या आ गई अल्कोहल की मात्रा। दूसरे वाले में अपन पानी की बात करते हैं तो पानी कितना आ गया, 4/7 प्लस का कितना आ गया साथियों, 14/12 आ गया। एलसीएम दोबारा से 84 आ जाता है, तो इसके अंदर से कितना आ गया, 48 प्लस का 98 आ गया। 84 से 84 आपका कट जाता है तो कितना आ गया, 106 अनुपात आ गया साथियों, 146 आ गया। जब आप इसको काटते हो तो आपके पास में जो आंसर आएगा वो आएगा 53/73 आएगा। कितना आएगा, 53/73। कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि एक हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। एक हीरा 4 भागों में इस प्रकार टूटा कि टुकड़ों का भार 1, 2, 3, 4 के अनुपात में था। यदि टुकड़े का भार हीरे के मूल्य 70,000 रुपये की हानि हुई तो मूल्य हीरे का कितना होगा। तो मूल हीरे का मूल्य कितना होगा ये पूछा गया है। देखो साथियों, अपन सबसे पहले बात करें तो जो बात की गई है उसी के बारे में बात करते हैं। मूल्य समानुपाती कितना जाता है, भार के वर्ग के बारे में बात की गई है। ठीक है, यहाँ पर क्या देखो, पहले बात करते हैं भार। भार कितना जाता है, भार आ जाता है 1:2:3:4 आ जाता है। तो टोटल को करोगे तो कितना आ गया, 10 आ गया। इतना आपने किया। अब बात करते हैं मूल्य। मूल्य कह रहा है कि वर्ग होना चाहिए, तो 1 हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया और 16 हो गया। इतना आपने किया। इसका जो टोटल हुआ साथियों कितना आ गया, 30 आ गया। लेकिन अगर ये पहले वाले में कह रहा है कि इसको मिलने चाहिए कितने, 100 मिलने चाहिए, लेकिन इसको मिल कितने रहे हैं, क्योंकि इसका स्क्वायर होना चाहिए। मिल कितने रहे हैं, इसको 30 मिल रहे हैं। तो अंतर कितना आ गया साथियों, 70 का आ गया। और 70 बराबर कितना आ जाता है साथियों, 70,000 दे रखे हैं। ठीक है, एक बराबर आप जब निकालोगे तो कितना आ जाते हैं, 1000 आ जाते हैं। ठीक है, और वास्तविक मूल्य के अंदर से बात करें तो क्या जाता है, 1000 आगे, और 1000 को आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास में कितना आ जाता है आंसर, तो ये आपका 1 लाख आंसर आ जाता है। दूसरा बात करते हैं, 6, 7, 15, 17 प्रत्येक में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि वे समानुपाती हो जाएं। मतलब देखो अपन क्या करेंगे, जैसे मैंने A अनुपात B समानुपात C अनुपात D मान लिया, इतना आपने किया। यहाँ पर A/B होना चाहिए बराबर का C/D होना चाहिए, यह आपने किया। जब इस दोनों का मल्टीप्लाई करते हो तो AD कितना आएगा साथियों, AD बराबर का आ जाता है BC। ये क्रम आपके पास में होना चाहिए। अब आपके पास में जो चीज़ें दे रखी हैं उसमें से आप क्या कर दोगे, अक्स जोड़ देते हो। जैसे 6 प्लस का अक्स आ गया, और साथ ही बात करें तो कितना जाता है साथियों, यहाँ पर जाता है 17 दे रखा है। ये वाला किसका जाता है, ये A की वैल्यू, ये B की, ये C की और D की। इस हिसाब से मैं बता रहा हूँ इसको। यहाँ पर 17 प्लस का अक्स आ गया, इसके बराबर कितना होना चाहिए, इसके बराबर ये हो जाएगा कितना, 7 अक्स। कितना होगा साथियों, 7 प्लस का अक्स हो जाएगा, और साथ में हो जाएगा 15 प्लस का अक्स हो जाएगा। अब इन दोनों का जब आप सोल्व करते हो तो आपके पास में एक इक्वेशन बनकर आती है। उस इक्वेशन को अपन जब सोल्व करते हैं तो कितना आएगा, 102 प्लस का अक्स स्क्वायर प्लस का 23 अक्स बराबर का 105 के बाद में अक्स स्क्वायर प्लस का जाता है साथियों कितना, 22 अक्स आ जाता है। तो यहाँ से क्या क्या कट गया, यहाँ से कट गया, अक्स स्क्वायर चला गया। ठीक है, 22 और 23 में से 1 बच जाता है। इन दोनों में से अंतर कितना आ जाता है, 3 का जाता है। तो अक्स बराबर आपके पास में कितना आ गया, 3 जोड़ना चाहिए। आंसर कौन सा रहेगा, ये पहले वाला रहेगा साथियों। ठीक है, इसमें विजिबल नहीं हो रहा है ना, तो यहाँ पर देख लेना 3 आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा है, नेक्स्ट सवाल दे रखा है साथियों कि A तथा C का मध्य अनुपाती B हो तो, इसमें बारे में पूछा गया है। A-B की होल पावर क्यूब 3 दे रखी है, अनुपात B-C की होल पावर 3 दे रखी है। तो देखो अपन क्या करते हैं, यहाँ पर समानुपाती के बारे में बात करें तो A/B बराबर का B/C हो रही है। यहाँ पर यह बात करें कि B बराबर का AC मध्य अनुपाती बात की गई है, यहाँ पर यह हो गया। अब जब अपन इसको सोल्व करते हैं तो B² बराबर आपके पास में जाता है AC, क्या आ गया, AC।
तो यहाँ पर देखो साथियों क्या दे रखा है, ये दे रखा है a माइनस बी दे रखा है। तो जहाँ पर b है ना वहाँ पर क्या रखोगे, रूट ए सी रख दो आप। यहाँ पर क्या रखोगे, या फिर अपने इसको इस प्रकार से कर सकते हैं। देखो यहाँ पर a रख दिया, माइनस का b की जगह मैंने क्या रखा, रूट ए सी रखा। रूट ए सी होल पावर मैंने लगा दी 3 और बराबर क्या रख दिया साथियों, यहाँ पर दोबारा से b था तो b की जगह मैंने रखा रूट ए सी माइनस का c होल पावर 3 लगा दिया। इतना आपने किया। अब इस समीकरण के अंदर से आपको क्या कॉमन आ रहा है, देखो यहाँ पर से रूट ए कॉमन ले लेना, रूट ए आपने कॉमन ले लिया, होल पावर आपने 3 ले ली। यहाँ पर अंदर क्या बचा, यहाँ पर बचा रूट 3 नहीं रूट ए बच गया और माइनस का रूट सी बच गया, होल पावर 3 रही। इधर अपन बात करें तो क्या कॉमन आया था साथियों, यहाँ पर से रूट सी की पावर 3 आ जाता था और यहाँ पर से रूट ए माइनस का रूट सी वैसे ही कॉमन बचा। अब इससे क्या क्या कट गया, ये वाला कट गया और ये वाला कट गया। आपके पास में रिजल्ट में क्या बच गया, रूट ए की पावर 3 बच गया और अनुपात रूट ए सी की पावर 3 बच गया। इतना आपके पास में बचा। इस रूट को जब आप हटाओगे तो क्या कर सकते हो, ए की पावर 3/2 अनुपात सी की पावर 3/2 लिख सकते हो। तो ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा आपका, सेकंड वाला सही रहेगा। नेक्स्ट सवाल बात करते हैं। 3 कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या 2, 3, 4 अनुपात में है। यदि प्रत्येक कक्षा में 12 विद्यार्थी बढ़ा गए तो अनुपात 8, 11, 14 के अनुपात में परिवर्तित हो जाता है। तो प्रारंभ में तीनों कक्षाओं में कुल मिलाकर विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी। देखो साथियों सबसे पहले कितनी थी, 2 थी, 3 थी और 4 थी। और बाद में जब 12 विद्यार्थी बढ़ जाते हैं तो कितना आ गया, 8 हो गई, 11 हो गई और 14 हो गई। ये पहले था, ये बाद की कंडीशन आ गई। लेकिन चीज़ एक देखो आप, यहाँ पर क्या है कि हर में 12 विद्यार्थी बढ़ रहे हैं तो अनुपात लेकिन समान नहीं आ रहा। तो क्या करोगे साथियों, इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो। आपके पास में 3 दूना 6 हो गया, 9 हो गया और ये कितना हो गया, 12 हो गया। अब देखो दोनों में 2 का अंतर, 2 का अंतर और 2 का अंतर, इतना आपके पास में दिख गया। अब क्या होता है साथियों, यहाँ पर 6, 9 और 12 का रेशियो आपके पास में आ जाता है। कितने का आया, 2 का अंतर आया और 2 बराबर कितने हैं, 12 के बारे में बात की गई है। यहाँ पर अपन जब इसको 6 जोड़ते हैं, 6, 9 और 12 को आप ऐड करते हो तो आपके पास में 27 आ जाते हैं। यहाँ पर एक छात्र बराबर कितना आ जाता है साथियों, 1 आ जाता है। ठीक है, तो आप 27 को आप मल्टीप्लाई करोगे 6 से तो आपके पास में आंसर आएगा 162। ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा, सेकंड वाला सही रहेगा। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल ये कह रहा है कि 2 बर्तन की क्षमताएं 1:2 के अनुपात में है। उन दोनों बर्तनों में दूध तथा पानी का अनुपात 4:5 और 3:2 के अनुपात में है। दूसरे बर्तन में आधा मिश्रण निकालकर पहले बर्तन में डाल दिया जाता है। पहले बर्तन में दूध और पानी का अनुपात इसमें पूछ रहा है। पहले अपन बात करते हैं पहले बर्तन की। तो पहले बर्तन को अपन किस प्रकार से लिखेंगे, 4/9। ठीक है, और पानी के बारे में बात करेंगे तो 5/9 लिख देंगे। यहाँ पर अपने को 1 से मल्टीप्लाई करना है, कर दिया साहब। बाद में क्या करा है, दूसरा बर्तन, दूसरा बर्तन क्या करेंगे, 3/5, 2 से मल्टीप्लाई करना है। पानी के बारे में 2/5 किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से करना है। अब ये क्या कह रहा है साथियों कि दूसरे बर्तन में, दूसरा बर्तन ये है और दूसरे बर्तन के अंदर से आधा मिश्रण निकालना है। मतलब कि 2 तो वैसे ही कट जाएगा, आधा मिश्रण निकाल लिया। तो दूध और के हिसाब से इसको जोड़ दो, कितना आ जाता है, 4/9 प्लस का 3/5 आ जाता है। ये तो कितना आ गया, दूध का आ गया। तो आपके पास में जब इसका एलसीएम लेते हो तो 47 बटा कितना आया, 45 आ गया क्या, 9, हाँ 47/45 आ गया। एक ये केस हो गया। दूसरा जो केस आता है पानी का, 5/9 प्लस का 2/5 आ जाता है साथियों। तो यहाँ पर कितना आ गया, 43/45 आ गया। 45 से 45 उड़ा दो, फिर यहाँ पर कितना आया आपका, 47:33 आंसर आ जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहले वाला। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल ये कह रहा है कि ए और बी की मासिक आय का अनुपात 5:6 है। ठीक है बस, आप जैसे अपन क्या कर सकते हैं, ए को अपन 5x लिख सकते हैं और बी को अपन क्या लिख सकते हैं, 6x लिख सकते हैं। अब क्या होता है देखो, यदि वे है वो 3:4 में है, यदि वो प्रति माह क्रमशः 1800 और 1600 रुपये की बचत करते हैं तो बी की मासिक आय के बारे में बात हो रही है। देखो साथियों, इसके अंदर से क्या होता है, जो कुल आय है उस कुल आय के अंदर से आप क्या निकाल दोगे, यहाँ पर से जो बचत है उसको निकाल दोगे। वहाँ पर आपके पास में खर्च का अनुपात दे रखा है। तो अपन इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, 5x माइनस का 1800 बटे कितना जाता है साथियों, 6x दे रखा है। तो 6x माइनस का 1600 दे रखा है और अनुपात कितना है, 3/4 दे रखा है।
जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में जो आंसर आएगा ना साथियों, अक्स की जो वैल्यू आएगी 2x बराबर आपके पास में आएगा 2400 और x बराबर आपके पास में कितना जाता है 1200 जाता है। यहाँ पर आपने क्या पूछा गया था, b की मासिक आय पूछी गई थी, तो 6 गुणा कितना करोगे 1200 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा आपका 7200 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि ए तथा बी के वेतन का योग 2100 रुपये है। ठीक है साहब, ए अपने वेतन का 80% खर्च कर देता है, मतलब कि साथियों ए है, उस ए को 100 रुपये मिल रहे हैं, 100 के अंदर से वो 80% खर्च कर दिया तो उसके पास में 20% सेविंग रह गई। उसी प्रकार से बात करें बी है, बी क्या करेगा, 100 के अंदर से 70 खर्च कर देता था, उसके पास में कितना आ गया 30% रह गई। अब मैंने क्या किया, ए का जो वेतन है उसको मैंने अक्स मान लिया, तो बी का ऑटोमेटिकली आपके पास में पता चल गया कि 2100 माइनस का अक्स हो गया। इतना आपने कर सकते हो। अब क्या करेंगे साथियों, अपन अक्स का 20% निकाल लेंगे, अक्स का 20% बटे अपन क्या करेंगे साथियों, 200 ने 2100 है ना, 2100 माइनस अक्स का, इसका कितना परसेंट है 30% निकाल लेंगे, बराबर आपके पास में कितना जाता है 4/3 दे रखा है, 4:3 दे रखा है, उसको यहाँ पर आपने उतार लिया। इतना आपको समझ में आ गया। इसको जब आप सोल्व करते हो ना साथियों तो आपके पास में क्या बनेगा, अक्स प्लस का 2x बराबर आपके पास में बचेगा 4200। ठीक है, और तो 3x बराबर आपके पास में कितना आ जाता है 4200 आ जाता है, और अक्स की वैल्यू में आप जब निकालते हो तो आपके पास में आता है 1400 रुपये। यही पूछा गया है, ए की आय। ऑप्शन नंबर तीसरे वाला आपका सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आता है ए बी सी की आय का अनुपात है वो 7:9:12 है तथा इनके खर्चों का अनुपात है 8:9:15 है। यदि ए की बचत उसकी कुल आय का 1/4 भाग है तो ए बी सी की बचतों का अनुपात इसमें पूछ रहा है। पहले अपन क्या करते हैं साथियों, इनकी अनुपात दे रखी है ना आयों का, उनका बारे में बात करते हैं। तो देखो 7x 9x और 12x दे रखा है, इतना आपके पास में दे रखा है। वे के बारे में भी दे रखा है, कितना है 8, इसको आप वे को y मान लो, 8y 9y और 15y मान लिया। ये ऊपर वाली आय मान लिया आपने और इस वाले को आपने वे मान लिया। इतना समझ में आ गया। अब क्या करोगे साथियों, इसके अंदर से आप ए की बचत के बारे में बात करते हैं। ए की बचत यहाँ पर क्या जाती है 7x माइनस का 8y, कितना आ गया 7x माइनस का 8y आ जाता है। इसके बराबर क्या रखा आपने 7x गुणा 1/4, ये आपके पास में रखना है। जब यहाँ पर x बटा वाई की जो वैल्यू आएगी साथियों वो कितना जाती है, यहाँ पर आएगी 32/21 आएगी। तो इसी के हिसाब से आपके पास में क्या क्या निकल जाएगा, x की वैल्यू आपके पास में कितनी आ गई 32 आ गई। तो a है, उस a के बारे में बात करें तो कितना आ गया 7 गुणा 32 आ गई। तो यहाँ पर आ गया कितना साथियों, यहाँ पर जाता है 224 आ गया। इसी हिसाब से b के बारे में बात करें तो b के अंदर से कितना जाता है साथियों, b के बारे में अब जब उसको काटते हैं तो 9 गुणा कितना आएगा 32 आएगा। तो कितना जाता है साथियों 288 आ जाता है। इसी प्रकार से सी के बारे में बात करें तो कितना जाता है साथियों 12 गुणा 32 आ जाता है। तो कितना आ जाता है साथियों 384 आ गया। ये तो इनकी आय आ गई। अब इसी प्रकार से अपने पास में y की वैल्यू अपन ने निकाली, y बराबर क्या निकाला, y बराबर अपन ने निकाला था साथियों यहाँ पर 21 निकाला है। तो देखो a का जो आएगा वो कितना आएगा 168 आएगा, और b का जो वे आएगा साथियों वो कितना आएगा 189 आ जाता है, और c का जब अपन निकालेंगे तो 315 आ जाता है। और इसमें बचतों का अनुपात पूछ रहा है, तो बचत आप जानते हो कि आय के अंदर से आप क्या कर दोगे, खर्च को या फिर व्यय को माइनस कर दो। तो कितना आ गया 224 है, उस 224 के अंदर से आप कितना घटा दोगे 189 घटा दोगे। 189 नहीं 169 है ना, 168 है, 168 है, इसको घटाया तो आपके पास में कितना आ गया 56 आ गया। उसी प्रकार से अपन बात करें तो कितना जाता है 288 है, 288 के अंदर से 189 को घटाओगे तो आपके पास में 99 आ गया। फिर आ जाता है 384, इस 384 के अंदर से 315 आपने घटाया तो आपके पास में कितना आ गया 69 आ गया। ऑप्शन नंबर आपका पहले वाला सही रहेगा साथियों। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि 3068 रुपये ए बी सी को इस प्रकार बांटा गया, यदि इसके भागों में क्रमशः 10 रुपये 14 रुपये 20 रुपये कम दिए जाएं तो शेष धन 5, 6, 7 के अनुपात में हो जाए तो बी का भाग आपसे पूछा गया है। इसके लिए साथियों आप क्या करोगे, जैसे आपने मान लिया ए, थोड़ा सा इसको हटा देता हूँ, यहाँ पर ए बी और सी का बारे में अपन हिस्सा मान लेते हैं।
x प्लस का y प्लस का c बराबर आपके पास में दे रखा है 3068 रुपये दे रखा है, इतना आपने दे रखा है। अब इसके अंदर से कम दे रहा है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। x माइनस का कितना दे दिया, कम दे दिया गया, 10 दे दिया गया, तो यहाँ पर आपने कितना माना, 5 के माना। उसी हिसाब से y है, y के अंदर से आपने कितना कम दिया साथियों, 14 रुपये कम दिया, तो आपके पास में इसके पास में अनुपात कितना जाता है, 6 के दे रखा है। z के बारे में, z में कितना कम दे रहा है, 20 कम दे रहा है, कितना दिया यहाँ पर आ जाता है साथियों, 7 किया जाता है। तो इसको अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं साथियों, देखो x प्लस का y प्लस का z आ गया, ठीक है, माइनस का मैंने क्या किया, जो भी कम दे रहा है उसको घटा दो, 10 प्लस का 14 प्लस का कितना है, 20 आ जाता है, और बराबर का कितना, जितना भी ये है ना इसको जोड़ दो, कितना आ गया, यह आ जाता है साथियों 18 आ जाता है, 18 के आपके पास में निकल दिया। x प्लस वाई प्लस जेड की जो वैल्यू है वो कितनी है साथियों, 3068 रुपये, कितना जाती है, 3068 रुपये जाती है। यहाँ पर से आपने 44 कर दिया माइनस, और बराबर आ गया 18 के आ गया, 18 के आ गया। अब इसके अंदर से आप इसको घटाओगे तो आपके पास में जो k की वैल्यू आएगी ना साथियों, वो कितना आएगी, 3024 बटा 18 आ गई, तो आपके पास में 168 रुपये यहाँ पर आ जाता है k का। अब पूछ रहा है कि b का हिस्सा पूछा गया है, तो b बराबर क्या है, y बराबर आप क्या निकालोगे, 6k प्लस का 14 आपके पास में दे रखा है। y यहाँ पर k की वैल्यू आपके पास में निकल गई, y बराबर आ जाता है साथियों कितना, 6 गुणा 168 प्लस का 14 जाता है, ठीक है, जो यहाँ पर दे रखा है। यहाँ पर जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में कितना आएगा, 1008 जाता है, और 14 आप इसमें ऐड कर दोगे तो आपके पास में आंसर आएगा 1022। ऑप्शन नंबर कौन सा है, पहले वाला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल ये कह रहा है कि 600 रुपये को ABC इस प्रकार वितरित किया गया है कि A के 2/5 से 40 रुपये अधिक, B के 2/7 से 20 रुपये अधिक, और C के 9/17 से 10 रुपये अधिक परस्पर बराबर हैं। इसमें B का भाग कितना होगा वो पूछा गया है। देखो साथियों, मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ, जैसे मैंने 2/5 A लिखा, यहाँ पर लिखने के बाद में 40 अधिक मिल रहेंगे तो 40 में इसमें जोड़ दिया। इसके बराबर बात करें तो कितना जाता है, 2/7, B प्लस का कितना मिल रहा है, 20 मिल रहा है। बराबर बात करें तो जाता है C के बारे में 9/17 C, और C के अंदर से 10 रुपये ज़्यादा आपको मिल रहे हैं, ये बात यहाँ पर कही गई है। और इन सब के बराबर मैंने x मान लिया। इसी प्रकार से अपन बात करें A के हिस्से के बारे में निकालते हैं, तो A का अंदर से क्या, देखो A प्लस B प्लस C दे रखा है, कितना दे रखा है, 600 रुपये दिया गया है, ये बात यहाँ पर कही गई है। यहाँ पर अपन A की वैल्यू निकालेंगे किस प्रकार से, 2/5 प्लस 40 बराबर x से निकालेंगे तो आपके पास में कितना जाता है, तो यहाँ पर कितना आएगा साथियों, यहाँ पर जाता है 5x माइनस का 200/2 आ जाता है, ये A का। B का अपन के कितना निकालेंगे, B का निकालेंगे साथियों यहाँ पर 7x प्लस माइनस का 140/2 निकाल लेंगे। C का अपन निकालेंगे तो कितना, 17, x माइनस का कितना जाता है, 170 आ गया साथियों, 170/9 आ जाता है। या फिर साथियों आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हो जिससे आपको सुविधा रहेगी, 17x माइनस का 170/9 लिख लो। अब यहाँ पर कि देखो एक समीकरण दिखाए थे आपने ABC, इसके अंदर से आपने वैल्यू पुट करनी है। जब वैल्यू पुट करोगे, ये A की मान, ये A का, ये B का, ये C का, ये सारे के अंदर से वैल्यू पुट करोगे तो जो एलसीएम आएगा वो कितना जाता है, 18। अपन एलसीएम निकाल कर जब इसको सोल्व करते हैं ना तो कितना आएगा साथियों, यहाँ पर आपके पास में समीकरण बनेगा 142x बराबर बनेगा 1080 तो था ही, साथ में 1 0 और लग गया, और साथ में जाता है 3400 रुपये। यहाँ पर जो x की वैल्यू आप निकालोगे साथियों तो कितना जाती है, 14/200/14, 142 आ जाते हैं, तो 142 से 142 कट गया, तो x की वैल्यू आपके पास में कितनी आई, 100 रुपये आ जाती है। अब यहाँ पर x की वैल्यू निकालो, और b के बारे में पूछा गया है। b वाला मान ये रहा, ठीक है, कौन सा है, ये रहा b का मान, देखो ये रहा, ये वाला। इसके अंदर से अपन वैल्यू पुट कर देते हैं, तो वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आ जाता है साथियों, यहाँ पर आ जाता है 7 गुणा 100 माइनस का 140/2 आ जाता है। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आ गया 560/2, मतलब लगभग 280 रुपये आपका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दिएगा कि 2 विद्यार्थियों की आयु का अनुपात 2:3 है। एक विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थी से 5 वर्ष बड़ा है, तो दूसरे विद्यार्थी की आयु कितनी होगी। देखो साथियों, 3x माइनस का
2x बराबर कितना है 5 दे रखा है। x बराबर आपके पास में कितना आ गया 5 आ गया। 2 गुणा 10 बराबर आपके पास में दिया गया है, तो 10 वाला ये पहले छोटे वाला का हो गया, बड़े वाले के बारे में बात हो रही, तो 10 + 5 इसमें ऐड कर दो तो 15 साल इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल ये कह रहा है कि राम और श्याम की आयु का अनुपात 5:2 है। ठीक है भाई, फादर और श्याम, यही है क्या? नहीं, दूसरा है ये वाला ही। चलो इसको अपन मान लेते हैं राम और श्याम की आयु। राम और श्याम की आयु अपन ने मान ली, राम और श्याम 5:2 मान ली। ठीक है, अब क्या होता है यहाँ पर 5x गुणनफल के बारे में बात कर रही है। 5x गुणा 2x बराबर 1000 दिया गया है, तो 10x² बराबर आपके पास में 1000 आ गया। यहाँ पर जब इसको काटोगे तो x बराबर कितना आ गया साथियों 10 आ जाता है। इतना आपने कर लिया और इनको मल्टीप्लाई कर दो। वर्तमान में 50 आ जाती है और दूसरे वाले की 20 आ जाती है। किसकी पूछ रहा है बंदा? यहाँ पर पूछ रहा है श्याम की आयु पूछ रहा है, तो श्याम की आयु 50 + का 10 इसमें ऐड कर दो, 60 वर्ष आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये रहा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल आ जाता है साथियों कि एक व्यक्ति किसी बैंक में 600 रुपये का चेक भुगताता है। बैंक में उसे 10 रुपये, 5 रुपये के कुल 72 नोट मिलते हैं, तो 10 रुपये के नोटों की संख्या का 5 रुपये के नोटों की संख्या का अनुपात इसमें पूछ रहा है। देखो साथियों, सबसे पहले बात करें 10 रुपये का अपन ने x मान लिया गया और 5 रुपये वाले जो नोट हैं उनको अपन ने y मान लिया गया। अब देखो इसके अंदर से क्या हो रहा है कि x + y बराबर आपके पास में 72 दिया गया है। ये क्वेश्चन नंबर 1 बना लिया गया। अब क्या होता है, पैसों के हिसाब से बात करें तो 10 × 5 या फिर बोल सकते हो कितना 5 10x + का 5y बराबर आ जाता है साथियों कितना 600 दे रखा है। जब इसके अंदर से आप 5 को मान लेते तो आपके पास में एक समीकरण बनती है 2x + का y बराबर आपके पास में 120 आ गया। इक्वेशन नंबर आपने 2 मान लिया गया। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को आप क्या करते हो, घटा देते हो, मतलब कि ऊपर वाले में से दूसरे वाले घटा दो तो आपके पास में जो x की वैल्यू आएगी ना साथियों वो आएगी 48 और दूसरे वाले की जो y की वैल्यू आएगी वो आएगी 24। इन दोनों का अनुपात पूछ रहा है, तो 48 अनुपात कितना आ गया साथियों 24 आ गया, तो ये कटेगा तो आएगा 2:1 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 वाला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब कहाँ स्थापित किया गया है? तो कहाँ पर किया गया साथियों? ये पुदिमदका आंध्र प्रदेश में स्थापित किया गया है एनटीपीसी की सहायता से। किसकी सहायता साथियों? एनटीपीसी की सहायता से इसको स्थापित किया गया है। पहला ग्रीन हाइड्रोजन केंद्र है, ये भी याद रखना साथियों। ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के द्वारा इसको स्थापित किया गया है। दूसरा बात करते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 के संबंध में निम्नलिखित में से असंगत युग्म का चयन करना बताया गया है। डी गुकेश शतरंज से हैं, हरमनप्रीत सिंह हैं ये हॉकी से हैं। ठीक है, प्रवीण कुमार नौकायान से बात की गई है, पर ये नौकायान से नहीं है साथियों। इनका जो खेल है वो जाता है पैरा एथलीट आता है। क्या आता है? पैरा एथलेटिक्स आते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ये गलत रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। हाल ही में किसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो वी नारायण को नियुक्त किया गया है और ये किसकी जगह हैं? एस सोमनाथन की जगह इन्होंने ली है। नेक्स्ट बात करते हैं। 76वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति थे वो कौन आ जाते हैं साथियों? प्रोबो सुबियांतो हैं, वो होता है। जो थीम थी वो भी याद रखना, स्वर्णिम भारत विरासत और विकास के बारे में इसकी थीम रखी गई थी। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल आता है कि वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दे रखा कि यह सूचकांक नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है। ठीक बात आ जाती है। दूसरा बात करें तो इस सूचकांक में राजस्थान फ्रंट रनर राज्यों की श्रेणी में शामिल रहा है। गलत आ जाती है साथियों। फ्रंट रनर के बारे में बात करें तो एक तो महाराष्ट्र रहा है, ठीक है, और दूसरा बात करें तो यूपी रहा है, तेलंगाना रहा है, तेलंगाना हो गया, और तेलंगाना के बाद में कर्नाटक रहा है। ये राज्य हैं जो फ्रंट रनर की सूची में रहे हैं साथियों। और राजस्थान है ये परफॉर्मर श्रेणी में इसको शामिल किया गया है। इस सूचकांक के अंदर से बात करें तो जो ओडिशा देश में शीर्ष स्थान पर रहा है, ये बात भी सही आ जाती है। और इसका स्कोर याद रखना कितना जाता है? 67.8 आपको देखने को मिल जाता है। तो ऑप्शन नंबर पहला और तीसरा आपके सही रहेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं।
पद्म पुरस्कार 2025 के विजेताओं में से कौन कौन राजस्थान से संबंधित हैं? तो इसमें सबसे पहले बात करें तो सीन कैफ निज़ाम हैं, जिनका संबंध किससे है? साहित्य और शिक्षा से। ठीक है। दूसरा बात करें तो दूसरा कौन आ जाता है? ये पंकज पटेल हैं, इनका संबंध गुजरात से है। कहाँ से है? गुजरात से है साथियों। ये व्यापार उद्योग, इनसे संबंध आ जाता है, व्यापार उद्योग से संबंध इनका। ठीक है। बैजनाथ महाराज के बारे में बात करें तो अन्य आध्यात्मिक जो अध्ययनात्मक हैं उनसे संबंधित आ जाता है। और बतुन बेगम आ जाती हैं, ये कला से संबंधित इनको देखने को मिलेगा। ये भी सही है, ये भी सही है। तो कौन कौन है अंदर से? दूसरा, चौथा और पांचवा। दूसरा, चौथा, पांचवा, ये आपका सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल आ जाता है साथियों, विजय हजारे ट्रॉफी में 32वें संस्करण का खिताब किसने जीता था? तो कर्नाटक के द्वारा जीता जाता है और वडोदरा में हुआ था साथियों। और किसको हराया था? विदर्भ को हराया था। कितने रनों से? 36 रनों से हराया था। और इस विजय हजारे का जो है वो 32वां संस्करण आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कि हाल ही में पहले अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही आंसर आएगा राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय गांधीनगर गुजरात में किया गया। इसका जो मेन उद्देश्य आ जाता है ना साथियों, 2036 के अंदर से क्या हो रहा है? 2036 में ओलंपिक हेतु भारत की दावेदारी को मजबूत करने के लिए वित्तीय स्थिरता, रणनीतिक योजना और सहयोगी जो नेटवर्क पर ध्यान केंद्रित करना, इसका मेन उद्देश्य आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं। उपग्रह NVS-02 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो पहला कथन दिया गया है, इसे UR सैटेलाइट सेंटर द्वारा डिजाइन किया गया। ठीक बात आ जाती है। इसे GSLV F-15 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया, बात भी सही आती है। इसे भारत व इसके आसपास के क्षेत्रों में सटीक स्थिति, वेग और समय सेवाएं प्रदान करने हेतु विकसित किया गया, ये बात भी यहाँ पर सही आती है। ऑप्शन नंबर पहला, दूसरा, तीसरा आपके सही रहेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा भौगोलिक संकेतकों GI टैग की सूची में सम्मिलित हस्तशिल्प घरचोला किस राज्य से संबंधित है? तो गुजरात से है साथियों। ठीक है। गुजरात का ये 27वां टैग है। कौन सा है? 27वां टैग है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों। सिनोनिम पूछा गया है इंसेप्ट का, इसका मतलब होता है फीका। क्या होता है साथियों? फीका होता है। इसका अर्थ बात करें तो एरोगेंट का मतलब क्या होता है? अभिमानी होता है। क्या होता है? अभिमानी होता है साथियों। इधर बात करें तो इसका जो होता है आंतरिक होता है। क्या होता है? आंतरिक होता है। इसके बारे में बात करें तो इसका मतलब होता है मक्कार। क्या होता है? मक्कार होता है। और दूसरे का बात करें तो इसका मतलब होता है दिलचस्प। क्या होता है? दिलचस्प होता है। यही अपना आंसर आ जाता है। ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा? ये वाला। नेक्स्ट बात करते हैं। नेटिव, नेटिव का मतलब क्या होता है साथियों? देसी होता है। लोकल, सिनोनिम बात करें तो लोकल होता है। इसका सही आंसर ये रहेगा। ठीक है। इसका बात करें तो इसका मतलब होता है अभिनव। इसका बारे में बात करें तो स्पष्ट अर्थ का होता है साथियों। इसमें क्या होता है? स्पष्ट अर्थ का होता है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। इसका अर्थ हो लिख लो, फिर इसका मतलब होता है विशाल। क्या होता है साथियों? विशाल इसका अर्थ होता है। दूसरा बात करते हैं। ल्यूमिनस का मतलब होता है चमकदार। क्या होता है? चमकदार होता है। ठीक है। तो इसके अंदर से बात करें, इसका भी सिनोनिम पूछा गया है तो ब्राइट, चमकीला, इसका सही आंसर रहेगा। इसके बारे में बात करें तो ऊपर वाले का मतलब होता है कटु होता है। इसके बारे में बात करें तो क्या होता है? डिस्कवरी मतलब होता है खोज होता है। और डिविन के बारे में बात करें तो साथियों इसका होता है द्वितीय होता है। ठीक है। दूसरा बात करते हैं। इसका जो अर्थ होता है मतलब होता है जोखिम। क्या होता है? जोखिम होता है। सिक्योर इसका अपन बोल सकते हैं सुरक्षित। इसका सही अर्थ रहेगा सुरक्षित। ठीक है। ब्रिलियंट का मतलब होता है, एक आता है हजरडस। हजरडस का मतलब होता है, ये भी पहले आ चुका है, इसका मतलब होता है शायद तक खतरनाक। क्या होता है साथियों? खतरनाक होता है। नेक्स्ट आता है फेमिलियर का मतलब होता है परिचित। क्या होता है? परिचित होता है साथियों। और इसका मतलब होता है एलियन, मतलब विदेशी। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। अब्स्ट्रूस का मतलब क्या होता है? अव्यस्त होता है। अव्यस्त होता है साथियों। इसका जो सही अर्थ रहेगा वो रहेगा इजी, आसान। नेक्स्ट बात करते हैं। देखो यहाँ पर दिया गया है तो इसके अंदर से जो एरर आएगा वो आएगा ऑलरेडी बिगिन व्हेन वी आएगा। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर से एरर पूछा गया तो राहुल हैज़ लिव्ड इन, इसमें एरर आ जाता है। नेक्स्ट पूछा गया है देखो
नेक्स्ट वाले में कौन सा आएगा, नेक्स्ट वाले में आएगा वे एन सी फाइनाइटेड आएगा, ठीक है। और सेकंड लास्ट के अंदर से बात करें तो जाएगा नाइदर ऑफ दोज देयर, इसका आंसर रहेगा। और लास्ट वाले के अंदर से बात करें द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, ये रहने वाला है इसके अंदर से। इस प्रकार से जो माइनर 5 है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है साथियों। क्लास अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। जितने भी माइनर जितने भी टेस्ट सीरीज होंगी अपन सारा सॉल्यूशन करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।